एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? सब बढ़िया, मस्त, मजे में। बेसिकली आज हम लोगों का हिंदी का फर्स्ट क्लास होने वाला है। पिछले क्लास में हम लोगों ने सिलेबस के बारे में जाना था लोग, और जो जो सिलेबस को नहीं देखा है कृपया जाके देख ले। रीजन ये है कि अगर किसी से आप दोस्ती कर रहे हैं तो उसके बारे में पहले आप पूरा चीज जान जाएंगे और दोस्ती करेंगे तो उसका मजा कुछ और होगा। अगर उसके बारे में सब कुछ न जान पाए और उससे दोस्ती कर ले तो धोखा भी हो सकता है। सेम वही चीज ये है जो आप लोगों का अभी सिलेबस है। जो भी किताबें हैं आपका दोस्त है, पहले उसके बारे में जानने की कोशिश करें। और इस बुक को जब दोस्त बनाए हैं तो इस बुक के सबसे खासियत ये है कि उसके सिलेबस के बारे में जाने फिर पढ़ना शुरू करें, है ना। तो आज हम लोगों का फर्स्ट क्लास होने वाला है और फर्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लेखक परिचय। काहे कि पहले भी हम बता चुके हैं कि अगर आप 12th में आ गए हैं तो लेखक परिचय को पढ़ना एकदम जरूरी है। काहे कि इससे ऑब्जेक्टिव तो आइबे करेगा, हर चैप्टर से ऑब्जेक्टिव आएगा, हर एक लेखक परिचय से ऑब्जेक्टिव आएगा। लेकिन इसके साथ साथ जब आप 5 नंबर वाला क्वेश्चन जो है लघु उत्तरीय उसको सोल्व करेंगे तो इसी की जरूरत पड़ेगी, लेखक परिचय के ही। लेखक परिचय के थ्रू ही आप उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो 5 नंबर का 5 नंबर मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, है ना। चलिए, कोई दिक्कत, हमने पहले भी बताया सिलेबस जब हम कल बता रहे थे तो हमने ये बात बताया कि हर चैप्टर को 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे लोग। पहले लेखक परिचय, उसके बाद संपूर्ण पाठ लाइन बाय लाइन खूब बढ़िया से, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव जितना भी क्वेश्चन है उसको भी। लेखक परिचय आज हम लोग तो पढ़ेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ हम लोगों का टेस्ट होते भी चलेगा, है ना। तो आप लोग तैयार हो, एकदम बिंदास मन लगा के बैठ जाए और लेखक परिचय के लिए रेडी हो जाए। एक बात हमने सिलेबस में नहीं बताया था कि हम लोगों का जो भी ये क्लास होगा, चाहे वो मंडे को हो, ट्यूसडे को हो, वेडनेसडे को हो, है ना। इंग्लिश का अभी तो खैर इंग्लिश शुरू नहीं किए हैं, 2-3 दिन बाद वही मंडे से शुरू होगा। और चाहे हम लोगों का मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे हो गया, फ्राइडे हो गया और सैटरडे, ये 3 दिन जो हम लोगों का है ना, ये हिंदी चलेगा, है ना। क्या हिंदी चलेगा? तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब ये 3 दिन हम लोगों का हिंदी चलेगा तो एकदम बिंदास तरीका से हम लोग आराम आराम से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। कोई जरूरत नहीं है कि हम लोग फास्ट चले। हिंदी पढ़ते समय हम लोग जैसे आज लेखक परिचय पढ़ेंगे तो इसी में हर हाल में क्लियर हो जानी चाहिए ये बात कि हम लोग कितना क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं, कितना हम लोग का माइंड सेट काम कर रहा है ना। इसीलिए हम जब लेखक परिचय देखें तो इसके लिए हर जगह क्वेश्चन हमने सेट करके रखा हुआ है कि जब आदमी क्वेश्चन पढ़े और पूरा लेखक परिचय पढ़े और लेखक परिचय पढ़ने के बाद हम लोगों को क्वेश्चन सोल्व यहीं पे अगर कर ले तो लगभग में जो भी डाउटें होगी वो क्या होगी, खत्म होती चली जाएगी। इसी वजह से मेन रीजन है कि हम लोग तो 12th में आ गए, बच्चे तो है नहीं कि रटने पे लग जाए। और रटने से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आदमी नहीं समझेगा कब तक आदमी रटेगा, है ना। यही रीजन है कि हम लोग अभी हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी का लेखक परिचय पढ़े, लेकिन इसके साथ साथ आज ही हर हाल में जो भी लेखक परिचय से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सोल्व होनी चाहिए। ये जज्बा के साथ पढ़ना है आप लोगों को। हम भी तैयार हैं, आप लोगों को भी तैयार रहना है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं लोग। देखिए, जो ये बातचीत चैप्टर है इसका जो लेखक का नाम है ना वो क्या है, बालकृष्ण भट्ट। जो बातचीत चैप्टर है यानी कि पूछ देगा आपका क्वेश्चन की बातचीत चैप्टर का लेखक का नाम क्या है, तो क्या बोलेंगे लोग, बालकृष्ण भट्ट। और जो ये बालकृष्ण भट्ट है इनका जन्म कब हुआ था, अगर पूछ दिया कि बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था तो याद रखना है कब, 23 जून 1844 को हुआ था। बालकृष्ण भट्ट जो है बातचीत के लेखक है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को हुआ था। कहां हुआ था, इलाहाबाद, जो कि एक उत्तर प्रदेश राज्य है, वहीं पे पड़ता है। लेकिन इस इलाहाबाद का नाम बदल के क्या कर दिया गया है अभी, प्रयागराज, प्रयागराज, ठीक है। अगर बाय द वे ये पूछ दे, 90% चांस है अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो वहां पे ऑप्शन में इलाहाबाद ही दिया होगा। अगर नहीं दिया होगा इलाहाबाद तो हो सकता है
प्रयागराज भी दे दिया हो, है ना। तो बातचीत जो है, बातचीत के लेखक का नाम क्या है, बालकृष्ण भट्ट है। इनका जो जन्म है 1844 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में, जो कि अब प्रयागराज बन चुका है, नाम बदल दिया गया है ना। और बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी, तो बालकृष्ण भट्ट मृत्यु जो है 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुई थी। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 1844, मृत्यु 1914 में हुआ था, है ना। चलिए एक बात बताइए, बातचीत जो है ना, ये क्या है, ये निबंध है, ठीक है। हम सबको पता है कि बातचीत क्या है, एक निबंध है, ठीक है। लेकिन बातचीत किस प्रकार का निबंध है, अगर पूछ दे क्वेश्चन, अगर ऑब्जेक्टिव दे दे कि बातचीत किस प्रकार का निबंध है, तब क्या बोलोगे, जल्दी बोलो। जो ये बातचीत निबंध है, हमेशा याद रखना कि ये ललित निबंध है। कौन सी निबंध है, ललित निबंध है। बातचीत किस प्रकार का निबंध है, अगर क्वेश्चन पूछ दे तो बोलना है क्या, ललित निबंध है। एक चीज को हम बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि हर हाल में यही याद होनी चाहिए, है ना। ये बातचीत जो है निबंध है, किस प्रकार का निबंध है, ललित निबंध है, इतना कोई दिक्कत नहीं ना। बालकृष्ण भट्ट बातचीत जो है इसका क्या है, लेखक है, राइटर है। और इनका जन्म 1844 में हुआ था, इनका मृत्यु 1914 में हुआ था। इनका जन्म इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ था, है ना। कहा, इलाहाबाद में हुआ था, उत्तर प्रदेश। उसी का नाम, इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अगर यहां तक दिक्कत नहीं है तो यहां पे आइए, बेनी प्रसाद जो है ना, बेनी प्रसाद किनका पिता है, बेनी प्रसाद जो है ना, बेनी प्रसाद बालकृष्ण भट्ट के पिता है। अगर क्वेश्चन में पूछ दिया कि बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम क्या है, तो हमेशा याद रखना बेनी प्रसाद भट्ट। अब देखिए, बातचीत जैसे अगर आपको दिमाग में आए तो नहीं होता है, कोई भट 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 करते रहता है। तो बातचीत जो ज्यादा बोलता है उसको ऐसे भी हम लोग बोलते हैं कि तो भटभटा आदमी है। तो यह इसी से पता चल गया, बातचीत का राइटर भट्ट। कौन है, कौन, बालकृष्ण भट्ट, है ना। देखिए, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या है, बेनी प्रसाद भट्ट। और इनके माता जी का क्या नाम है, बालकृष्ण भट्ट के माता जी का जो नाम है वो है पार्वती देवी। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम जो है बेनी प्रसाद भट्ट है, लेकिन बालकृष्ण भट्ट के माता जी का नाम क्या है, पार्वती देवी है। यहां तक कोई दिक्कत। अब देखिए, बालकृष्ण भट्ट का जो शिक्षा है, शिक्षा पढ़ाई लिखाई जैसा हम लोग है, अब हम लोग में कोई साइंस फैकल्टी से होगा, कोई आर्ट्स फैकल्टी से होगा, कोई कॉमर्स फैकल्टी से होगा, वैसा ही जो ये शिक्षा है, बालकृष्ण भट्ट की शिक्षा जो है ना, प्रारंभ में यानी कि जब शुरू किए उन्होंने पढ़ना, तो किस चीज में पढ़े, उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किए। 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दी। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि बालकृष्ण भट्ट ने एंट्रेंस की परीक्षा कब दी थी, तो 1867 ईस्वी में दिए थे, है ना। अगर ये भी पूछ सकता है कि बालकृष्ण भट्ट जो है बचपन में शिक्षा जो ग्रहण किए वो किस चीज में थी, तो संस्कृत में उन्होंने ग्रहण की, यानी कि अध्ययन की। यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना। अगर यहां तक दिक्कत नहीं है तो दूगो क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप लोगों को कमेंट करना है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब और कहां हुआ था। दूगो क्वेश्चन एक अंदर है, कब हुआ था, देखो कब हुआ था बालकृष्ण भट्ट, कमेंट करना, और कहां हुआ था, अभी जस्ट कमेंट करो। यू हैव ओनली 3 सेकेंड टाइम्स। हो गया। अगर बार बार पढ़ाने के बाद भी समझ में ना आए तो माइंडसेट कहीं और है, मियां बीबी वाला चक्कर का है ना। चलिए दूसरा का, बालकृष्ण भट्ट के माता जी का नाम क्या था, बालकृष्ण भट्ट जी के माता जी का नाम क्या है, इसके लिए भी आपको मिलता है 5 सेकेंड, जल्दी, फास्ट, हरी अप। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे लोग लेखक परिचय में। देखिए, रीजन ये है कि अगर हम लोग इसको अभी से शुरू करते हुए नहीं चले, हमारा तबीयत में थोड़ा गड़बड़ी है, फिर भी हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप लोग अगर बेटर हो तो आप लोगों को पढ़ना भी दायित्व बनता है। चलिए 5 सेकंड
का टाइम हुआ द एंड, इसका हम नहीं जवाब देंगे, है ना, कि इनका जन्म, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, और उनके माता जी का नाम क्या था। ये 3 क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट में करना है। काहे कि एक बात बताइए, हम खास खास के पढ़ा रहे हैं, ये एक चीज को बार बार पढ़ा रहे हैं, अगर हम ही फिर बताए तो फिर आप लोगों से पढ़ने का फायदा, आप लोगों को पढ़ने का फायदा। अगर दिक्कत है तो हम कुछ नहीं जानते हैं, हम यही जानते हैं कि हमको आंसर चाहिए। आप लोग डबल करके देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, या एक बार में आ जाए। अगर सही दिल दिमाग एक जगह लगा के बैठे होगे तो कसम से एक बार में आ गया होगा। अगर बैठे हैं पूजा पर और मन है भूजा पर तो 10 बार में भी नहीं आएगा। ये बात ध्यान रखना है। हम पहले ही बोले हैं कि एक बड़ भाई के नाते हम डांटेंगे, बोलेंगे, जो भी है, लेकिन पढ़ाएंगे, आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए, बाल कृष्ण भट्ट जो है, बाल कृष्ण भट्ट का कोई कार्य है, जैसे कि मेरा अभी कार्य हम पढ़ा रहे हैं, आप लोगों का अभी का कार्य क्या है, पढ़ रहे हैं। वैसे ही बाल कृष्ण भट्ट जो है, उन्होंने अपने जिंदगी में कौन कौन सी काम की है उसको देखते हैं लोग, है ना। मिशन स्कूल प्रयाग में अध्यापन यानी कि टीचर बने। कौन सी स्कूल में, अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि बाल कृष्ण भट्ट किस स्कूल में अध्यापक बने, तो मिशन स्कूल प्रयाग में अध्यापन बने। और मिशन स्कूल प्रयाग में 1869 से लेकर 1875 तक उन्होंने पढ़ाया। अगर पूछ दे ये भी कि बाल कृष्ण भट्ट ने 1869 से लेकर 1875 तक किस स्कूल में अध्यापन का कार्य किया, यानी कि टीचर का काम किया, शिक्षक का काम किया, तो याद रखना मिशन स्कूल प्रयाग में। अगर ये घुमा के भी पूछ सकता है कि मिशन स्कूल प्रयाग में बाल कृष्ण भट्ट ने कब से लेकर कब तक शिक्षक रहे या अध्यापक का काम किए या टीचिंग किए, तो वहां पे क्या होगा, यही होगा 1869 से 1875 तक। यहां कोई दिक्कत। चलिए अगला, सीएवी स्कूल में संस्कृत का अध्यापन 1885 में। अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि बाल कृष्ण भट्ट जो है उन्होंने 1885 में कौन सी स्कूल में संस्कृत की अध्यापक बने, तो याद रखना कौन सी स्कूल, सीएवी स्कूल में। ठीक है, चाहे ये भी क्वेश्चन दे देगा कि सीएवी स्कूल में संस्कृत का अध्यापक बाल कृष्ण भट्ट ने कब बने थे, तो 1875। यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला देखिए, कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त कब हुए थे, 1888 में। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि 1888 में बाल कृष्ण भट्ट किस पाठशाला में अध्यापक नियुक्त हुए थे, तो कायस्थ पाठशाला में हुए थे। अगर ये भी पूछ सकता है कि बाल कृष्ण भट्ट कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में कब अध्यापक नियुक्त हुए थे, 1888 में हुए थे। कोई दिक्कत यहां तक। ये 3 उनका कार्य जो है ये दिमाग में। अभी बहुत सा कार्य है, बहुत बढ़िया कार्य किए हैं अपने जिंदगी में। जानते हो क्यों? क्योंकि इनके समय में मोबाइल फोन नहीं था, अट्रैक्शन का कोई चीज नहीं था, है ना। उनके सामने ये सारे चीज ना होने के वजह से ही बहुत कार्य किए हैं, और अभी आगे देखेंगे लोग, है ना। हम लोगों के पास मोबाइल है, अट्रैक्शन की सारी चीजें अवेलेबल है, कैसे कुछ कर पाएंगे, है ना। चलिए उनका देखिए, मिशन स्कूल प्रयाग में अध्यापन 1869 से 1875 पहला। सीएवी स्कूल में संस्कृत का अध्यापन 1885 में। कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में इन्होंने टीचर का काम कब किए, नियुक्त कब हुए, 1878 में। यहां तो कोई दिक्कत। चलिए अगर नहीं है तो उनकी रचना जो है उपन्यास, इसके बारे में भी जान लिया जाए। अगर पूछ देगा, 4 गो ऑप्शन देगा और पूछेगा कि बाल कृष्ण भट्ट के उपन्यास कौन है, रचनाएं कौन है, तो रचना जानना एकदम जरूरी है। बाल कृष्ण भट्ट की जो रचनाएं उपन्यास है कौन कौन सी है, रहस्य कथा है, नूतन ब्रह्मचारी है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है ना। 100 अजान एक सुजान, ये भी इंपॉर्टेंट है, कम से कम ये 2 याद रखना। गुप्त बैरी हो गई, रसातल यात्रा हो गई, उचित दक्षिणा हो गई, हमारी घड़ी हो गई, सद्भाव का अभाव, ये भी सद्भाव का अभाव इंपॉर्टेंट है। ये 3 कम से कम रचनाएं बाल कृष्ण भट्ट जी का है, इनको हमेशा याद रखना है। काहे कि ये पूछ सकता है, पूछ देगा कि बाल कृष्ण भट्ट की कौन सी रचनाएं हैं।
अब 4 को ऑप्शन देगा, उसमें से एक दे दिया होगा, या तो सद्भाव दे दिया होगा, या नूतन ब्रह्मचारी दे दिया होगा, है ना, या एक अजान 100 सुजान दे दिया होगा। तो कम से कम अगर पूरा नहीं तो ये 3 के 3 हमेशा याद रखना, यही 3 से ज्यादातर सवाल आएगा, नहीं तो पूरा याद हो जाए तो ओकरा से बढ़िया का है। कौन कौन कम से कम याद रखना है, नूतन ब्रह्मचारी, एक 100 अजान 1 सुजान और सद्भाव का अभाव, ये चीज हमेशा याद रखना है। चलिए अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, यू हैव ओनली 5 सेकेंड्स। अजान 1 सुजान किसकी उपन्यास है, जल्दी बताइए, कमेंट 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 फास्ट। टाइम अप, आप लोग जानो, कमेंट करो फास्ट। चलिए अब उनके नाटक के बारे में। अब देखिए एक आदमी कितना कितना कार्य किया है, हम लोगों को अभी हमको पढ़ाना, आप लोगों को पढ़ना, तो मतलब लुटिया डूब जा रहा है। लेकिन उन्होंने रचनाएं लिखे, उपन्यास लिखे, क्या लिखे क्या नहीं, अभी देखो आगे कितना काम किया है ना। अब उनका नाटक देखो, पद्मावती हो गई, किरातुर्जन्य हो गई, बेड़ी संहार हो गई, शिशुपाल वध इंपोर्टेंट है याद रखना। कौन, शिशुपाल वध इंपोर्टेंट है याद रखना 26 के लिए। नल दमयंती हो गई, शिक्षादान हो गई, चंद्रसेन हो गई, सीता वनवासी भी इंपोर्टेंट है याद रखना। पतित पंचम हो गई, मेघनाथ वध हो गई, ये भी याद रखना। कट्टर सुमन एक की एक नकल, ब्रिहन्नल्ला हो गई, इंग्लैंडवरी और भारत जननी हो गई, भारत वर्ष और काली हो गई, दूरदर्शी हो गई, एक रोगी और एक वैद्य याद रखना। कौन, एक रोगी और एक वैद्य को भी याद रखना है। रेल का टिकट खेल, ये भी याद रखना है, रेल का टिकट खेल, बाल विवाह इत्यादि, ये भी बाल विवाह भी याद रखना है। यानी कि उनके बहुत सारा नाटक है, उसमें से कम आप लोगों को याद रखना होगा। शिशुपाल वध हो गया है ना, सीता का वनवास हो गई, मेघनाथ हो गया है ना, एक रोगी और एक वैद्य हो गया, रेल का टिकट खेल हो गई, बाल विवाह इत्यादि, बाल विवाह कम से कम इतना याद रखना है। और बहुत सारा इनका रचना है, लेकिन इतना इंपोर्टेंट छाटा हुआ रचना है, लेकिन इसमें भी कम से कम 1 2 3 4 है ना, 2 4 1 5 6 को याद नहीं होगा तो क्या होगा। तो ये कम से कम 6 को जो हम बोले हैं कि इंपोर्टेंट है, इसको याद रखना है, उनके नाटक है ना। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत, अगर यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है तो उनका प्रश्न देखिए, है ना। प्रश्न उनका, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडंबना आदि, यानी कि और बहुत सारा है, लेकिन ये 3 कम से कम उनका प्रश्न जो है हर हाल में याद रखना है। कौन कौन, तो जैसा काम वैसा परिणाम, पहली का नई रोशनी का विष हो गई, और आचार विडंबन आदि, यानी कि आचार विडंबन, ये 3 को आप लोगों को उनका प्रहार भी याद रखना है हर हाल में, है ना। चलिए अब तो हम लोगों ने उनके जो बेसिक चीजें थी ये चीज देखे, अब थोड़ा सा इंपोर्टेंट नोट्स जो उनके बारे में बनाए हैं हम, उनका जो मेन चीज है ये भी देख लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, लगभग में वही बतिया है, थोड़ा सा घुमा के थोड़ा सा और ऐड कर दिया गया है ना। चलिए अब इनका कुछ इंपोर्टेंट जो नोट्स है उसको देखने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां से भी हम क्वेश्चन, देखिए बाद में हम रखे हैं 12-14 ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए रखे हैं, हम तो बताइए करेंगे, लेकिन ये जो 2-4 ऑब्जेक्टिव हम दिए थे, हम नहीं बताया, उसका भी रीजन है। हम तो बता देते, आप लोग का मन में चला जाता, अगर हम नहीं बताया तो उस पर प्रेशर जाएगा माइंड पे, थोड़ा हम भी बताने की कोशिश करें, आप लोग ये सोचिएगा, इसलिए, है ना। चलिए, बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के साहित्यकार थे। अब देखिए यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे, तो आप लोगों को क्या बोलना होगा, भारतेंदु युग। 4 को ऑप्शन दिया होगा, उसमें एक ये भी होगा कि भारतेंदु युग, है ना। बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे, तो भारतेंदु युग के थे, है ना। भट्ट निबंधमाला 2 खंडों में प्रकाशित है। अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि भट्ट निबंधमाला कितना वर्गों में प्रकाशित है, तो 2 खंडों में प्रकाशित है। भट्ट 2 खंडों में प्रकाशित है। भट्ट निबंधमाला कितने खंडों में प्रकाशित है, तो 2 खंडों में प्रकाशित है ना। बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे, तो
भारतेंदु युग के साहित्यकार थे। बालकृष्ण भट्ट पत्रकार, निबंधकार तथा हिंदी आधुनिक के आलोचना के प्रवर्तकों के व्याख्याती थे, है ना, यहाँ पे डाल दो थे। अब देखो, अगर हम इससे पहले भी बोले हैं कि हम पढ़ा रहे हैं तो हमको भारी लग रहा है, तुम लोग पढ़ रहे हो तो भारी लग रहा है, बड़ा लग रहा है कि साला इतना टेंशन है। लेकिन बालकृष्ण भट्ट के देखो, पत्रकार भी थे, निबंधकार भी थे, हिंदी के आधुनिक आलोचना के पर्वत के व्याकी भी, यानी कि जानकार रखने वाले भी आदमी थे, है ना। बालकृष्ण भट्ट गद्यकार भी थे। क्या? बालकृष्ण भट्ट गद्यकार भी थे। बालकृष्ण भट्ट ने 1000 के आसपास निबंध प्रकाशित है, लेकिन महत्वपूर्ण सिर्फ 100 है। अगर पूछ देगा कि बालकृष्ण भट्ट के लगभग कितने निबंध प्रकाशित हैं, तो क्या ऑप्शन तो होगा उसमें 1000 भी होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि 1000 जो है उनका निबंध प्रकाशित है। लेकिन उसमें से इंपोर्टेंट कितना है, तो इंपोर्टेंट जो है 100 गो है। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत। बालकृष्ण भट्ट के निबंध का संग्रह भट्ट निबंध माला के नाम से प्रकाशित है। भट्ट इनका जितना भी निबंध संग्रह है उसको कहाँ मिलेगा, तो निबंध भट्ट निबंध माला जो है उसी में मिलेगा, उसी से प्रकाशित भी हुआ है ना। जैसे कि एक किताब लिखा जाता है ना, और उस किताब में बहुत सारे चैप्टर होता है, सेम वही हाल है। भट्ट निबंध माला, बालकृष्ण भट्ट का निबंध संग्रह अगर पूछ देगा कि किस नाम से प्रकाशित है, तो याद रखना भट्ट निबंध माला। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का भी शुरुआत किया। अब देखिए 1800 बालकृष्ण भट्ट इतना तो काम किया, अभी इनका पेट भरा नहीं। अब क्या हुआ कि 1877 ईस्वी में उन्होंने हिंदी प्रदीप, क्या हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना भी शुरू किया। यानी कि उन्होंने इतना काम करने के बाद भी उनके पास टाइम बच गया, और जब टाइम बच गया तो 1877 में सोचे कि अब हम क्या करें, तो उन्होंने अखबार निकालना ही शुरू कर दिया, है ना। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत। बालकृष्ण भट्ट के समकालीन विचारधारा भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रताप नारायण मिश्र। अब जो देखो बालकृष्ण भट्ट जो है ना, उनके समकालीन, उनके मतलब समय का जो विचारधारा वाले लोग हैं, बालकृष्ण भट्ट के समय का जो विचारधारा वाले लोग हैं, उसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रताप नारायण मिश्र प्रेम धन राधा चरण गोस्वामी थे। यानी कि इनके जो विचारधारा के, जैसे कि हम लोग दोस्ती होता है 5-7 आदमी 10 आदमी में, एक समय के, एक एज के, एक माइंडसेट के देखते हुए होता है, तो हम लोग वो दोस्त हो जाते हैं। वही बालकृष्ण भट्ट जो थे ना, इनके समय में इनके विचार से मिलने वाले लोगों का नाम कौन से था? भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रताप नारायण मिश्र प्रेम धन और राधा चरण गोस्वामी, ये लोग इनके समकालीन विचारधारा वाले थे। यानी कि एक विचारधारा, एक सोच वाले थे, है ना। भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप में पूरे अधूरे अनेक उपन्यास लिखे। एक हिंदी प्रदीप जो उन्होंने क्या बोला जाता है, न्यूज़पेपर निकाले थे, उसी में उन्होंने पूरे अधूरे उपन्यास भी लिखे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट की तुलना अंग्रेज के साहित्य के निबंधकार एडिशन और स्टील से की है। अब यहां से क्वेश्चन आप लोगों को आ जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट को, ठीक है, बालकृष्ण भट्ट को की तुलना अंग्रेजी साहित्य के निबंधकार एडिशन और स्टील से किसने की है? तो हमेशा याद रखना किसने की है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन ऐसे भी घुमा के पूछ सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट की तुलना अंग्रेज के किस साहित्यकार से किए हैं, तो याद रखना कौन कौन? एडिशन भईवा है और स्टीलन भईवा है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, अब आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे? भारत नहीं बताएंगे।
आचार्य रामचंद्र ने बालकृष्ण भट्ट की तुलना देखो भंगरेज हो गया है, अंग्रेजी के किस साहित्य के निबंधकार से की है? ये दो क्वेश्चन फॉर यू। यू हैव ओनली 5 सेकेंड, कमेंट में फास्ट। चलिए एक बात बताइए, पूछे हम पूछे, कमेंट हो गया। चलिए अब देखिए, बालकृष्ण भट्ट इतना सारा काम करने के बाद, इतना सारा काम करने के बाद, इतना सारा काम करने के बाद, टीचर होने के बाद, हर चीज होने के बाद, पढ़ने के बाद, पढ़ाने के बाद, बहुत सारा उपन्यास लिखने के बाद, बहुत सारा क्या क्या लिखने के बाद, हर चीज, उन्होंने हार नहीं मानी। लास्ट में भी उन्होंने मेहनत की और लास्ट में कुछ नहीं बचा तो पत्रकार अखबार निकलना ही शुरू कर दिए। ये होता है जज्बा, ये होती है उमंग, ये होता है डिस्ट्रैक्शन से बचने के उपाय। और अभी हम लोग डिस्ट्रैक्शन की चपेट में हैं, इससे हम लोगों को बचना है, हर हाल में बचना है, खासकर लाल पीले हरा बुरा ये सारे चीजें से बचना है। और उन लड़कियों से खास कर बचना है, उन लड़कों से खास कर बचना है जो लड़का या लड़की अगर तुमसे बात करते वक्त अपने बाप माँ भाई बहन को गाली दे तो याद रखना तुम्हारे घर आने के बाद भी तुम्हारी माई बहन भाई सबको वही हाल करेगी। ऐसा जो भी कैटेगरी का हो, लड़का कैटेगरी का हो, लड़की कैटेगरी का हो, अगर तुम लोग गाली सुन लो कि अपने घर वालों को या घरवाली को गाली दे रहा है या दे रही है, उसे उसी वक्त कट बनना है ना। काहे कि तुम्हारे पास भी आने के बाद वही करेगी जो अपने घर कर रही है। चलिए यहां तक जो है हम लोगों ने पूरा का पूरा क्या देखा, अभी क्या देखा, लेखक परिचय हम लोगों ने देखा है, लेखक परिचय, यहां तो कोई दिक्कत। और लेखक परिचय को हमने 2 बार 3 बार रिपीट कर करके बताने की कोशिश इसलिए की ताकि आप लोगों को रटना ना पड़े। अगर माइंडसेट एक जगह पर होगा तो 100% आई कैन से कि आप लोग उसको रटेंगे नहीं। अगर मन है पूजा पर, बैठे हैं पूजा पर और मन है भूजा पर वाला विचार होगा तो 10 बार देखने के बाद भी नहीं होगा। जो भी 4-5 क्वेश्चन वहां पे था जिसको हमने नहीं बताया, हमने बोला था कि आप लोगों को कमेंट करना, आप लोग को हर हाल में करना है। अब हम लोग इसका लेखक परिचय का क्या लगाएंगे लोग, अब हम लोग लगाएंगे टेस्ट। क्या टेस्ट? टेस्ट के लिए हर कोई है रेडी? अगर है रेडी तो एकदम बिंदास तरीके से फिर से अस्थिर होकर बैठ जाइए। काहे कि लगभग में हमको लग रहा है 11 या 12 को क्वेश्चन होगा। अगर 11 में 11 जिसका आ गया और जिसका कमेंट सबसे फास्ट आ गया उसको मिलेगा 99 रुपया। इससे यह साबित होगा जो पूरा का पूरा क्वेश्चन सोल्व कर दे अभी टेस्ट में, तो वो तो या तो एक लेखक परिचय के बारे में किताब भी पढ़ा होगा, दूसरा ये होगा कि सारे डिस्ट्रैक्शन को समाप्त करके पढ़ने बैठा होगा। ये 2 रीजन है और इसके लिए उसको प्रॉफिट होगी अब भी 99 रुपीज। चलिए ठीक है, अब टेस्ट लगाया जाए। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, यू हैव ओनली फॉर 5 सेकेंड्स। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? जल्दी बताइए, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था बालकृष्ण भट्ट का जन्म? जो कमेंट कर दिया होगा उसको बहुत बढ़िया, नहीं हुआ होगा तो एक बात बताइए, बालकृष्ण भट्ट का जन्म 1844 में हुआ था ना? अच्छा 1840 में ना, 1834 में ना, 1944 में ना, कब हुआ था? अरे भाई कहीं के सबसे पहले का क्वेश्चन यही ना था जब हम लेखक परिचय के बारे में बता रहे थे, 1844 ईस्वी में हुआ था। चलिए दूसरा का क्वेश्चन, यू हैव ओनली 5 सेकेंड्स। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म जो है
इलाहाबाद हुआ था या बनारस हुआ था या कानपुर हुआ था या लखनऊ हुआ था, लखनऊ नहीं हुआ था, कानपुर नहीं हुआ था, बनारस नहीं हुआ था, इलाहाबाद हुआ था। और हम ये भी बताए कि इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयाग राज कर दिया गया है ना, प्रयागराज कर दिया गया है। तो ऑप्शन क्या होगा? ए। चलिए तीसरा क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट जी का जो है निधन कब हुआ था? कमेंट में फास्ट। कब हुआ था? 1914, 1915, 1814, 1845। जल्दी 1 2 3 4 5। कब हुआ था? 1914 में हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? 1914 में हुआ था। बताया है ये सेकेंड बार में। चलिए चौथा क्वेश्चन है, बातचीत पाठ किस प्रकार का निबंध है? किस प्रकार का निबंध है? किस प्रकार का निबंध है? बातचीत पाठ किस प्रकार का निबंध है? वर्णनात्मक निबंध है, ललित निबंध है, विश्लेषणात्मक निबंध है या समीक्षात्मक निबंध है? कौन सी निबंध है? हमने बात आया था ना कि कौन सी निबंध है? ललित निबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था जब सब चीज से फ्री हो गए थे? तो उन्होंने पत्रकारिता करना शुरू किया, अखबार निकालना शुरू किया। उस अखबार का क्या नाम था? क्या नाम था? हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, दिगंत, समालोचन। तो हम लोगों को पता है हिंदी प्रदीप। चलिए अगला क्वेश्चन है, नूतन ब्रह्मचारी के लेखक का नाम क्या है? कि डबल बार हो गया है, कोई बात नहीं। नूतन ब्रह्मचारी के लेखक का नाम क्या है? नूतन ब्रह्मचारी के लेखक का नाम बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण, बद्री नारायण या श्रीधर पाठक? कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, बातचीत पाठ गद्य की कौन सी विधा है? निबंध है या कहानी है या उपन्यास है या भाषण है? कौन सी है? बातचीत पाठ गद्य की कौन सी विद्या है? कौन सी विद्या है? कौन सी विद्या है? तो हम सबको पता है कि भैया ये कौन है? निबंध विद्या है, निबंध। याद है ना? चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भट्ट निबंध माला कितने खंडों में प्रकाशित है? अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान लगाओ तो 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। कमेंट में फास्ट। ये चीज वहीं पे था जहां 1000 इम्पोर्टेंट 100 और कितना वर्ग खंड में प्रकाशित है। तो हम सबको पता है कि 2 खंड में। भट्ट निबंध माला कितने खंड में प्रकाशित है? तो 2 खंड में प्रकाशित है। चलिए 9वां क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट को अध्ययनशील विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि का आलोचक किसने कहा? 11 नंबर में 11 नहीं आने वाला है, काहे कि जो बुक पढ़ा होगा उसको ये 9 नंबर क्वेश्चन पता होगा, अदरवाइज नहीं होगा। 99 रुपया की बात था। बालकृष्ण भट्ट को अध्ययनशील विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि का आलोचक किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास रामविलास शर्मा, हमको याद आ रहा था रामविलास पासवान, रामचंद्र शुक्ल और प्रताप नारायण मिश्र। किसने कहा था बालकृष्ण भट्ट को अध्ययनशील विद्वान? कौन? अध्ययनशील विद्वान, तीक्ष्ण बुद्धि का आलोचक किसने कहा था? तो जो किताब पढ़ के नहीं आया होगा कि भाई वो पढ़ाएगा तो हम पढ़ेंगे, तो उसको 99 रुपया हुआ था हिंट। अगर 4 को ऑप्शन में भाग भरोसे को लगा दिया होगा तो वो लगाया। इनका नाम क्या है? रामविलास शर्मा। बालकृष्ण भट्ट को अध्ययनशील विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि का आलोचक कहने वाला व्यक्ति का नाम क्या है? रामविलास शर्मा। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी के किस निबंधकार की श्रेणी में रखा है? किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी के किस निबंधकार की श्रेणी में रखा है? एडिशन और स्टील, चिट्स,
आरंड जॉनसन, यहाँ पे होगा जॉनसन, ठीक है, ऐसे करके जॉनसन हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो हम सबको पता है एडिशन और स्टील, एडिशन और स्टील ये बार बार कहोगे दोहरा चुके हैं हम ही, ये तो याद ही होगा, है ना। बालकृष्ण भट्ट के किस युग के रचनाकार थे? ये भी भारतेंदु युग या द्विवेदी युग या छायावाद या प्रगतिवाद। तो हम सबको पता है बालकृष्ण भट्ट जो है भारतेंदु काल युग के क्या थे? रचनाकार थे। अब सही सही ईमानदारी पूर्वक जो कमेंट किया होगा 11 में 11, उसके लिए 99 रुपया इनाम है मेरे तरफ से, लेकिन लगभग में नहीं हुआ होगा। 10 को हम मान सकते हैं कि सही हुआ होगा, 11वां नहीं हुआ होगा। अगर जो 11 के 11 सही सही बनाया है कसम से, है ना, वो भेजे, उसको मिलेगा 99 रुपीज, है ना। चलिए, हमको लग रहा है बड़ा अच्छा लगा होगा, है ना, क्या कि हम लोगों ने सबसे पहले लेखक परिचय के तो पढ़ा, थोड़ा मोड़ा डिस्ट्रैक्शन से बचने की कोशिश की बातें से, है ना। सेकेंड बात की हम लोगों ने जो भी पढ़ा उसका रिवाइज हम लोगों ने किया, है ना। क्या यही फायदा होता है कि इंसान रटेगा नहीं, समझने की कोशिश करेगा। हम लोग बच्चे थोड़े हैं कि रटेंगे, हम लोग मेहनत कर सकते हैं, है ना, रट नहीं सकते हैं, बात है कि नहीं। और हमको लग रहा है कि ये तो हम लोग आज लेखक परिचय किए, कल हम लोग क्या करेंगे, पूरा संपूर्ण पाठ का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, जितना आसान अच्छा से होगा, है ना। कहे कि अगर ये हो गया तो वो होगा लेखक परिचय। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे लोग उसके बाद हम लोग जानते हो क्या करेंगे लोग, सबसे पहले एक क्लास में हम लोगों ने क्या किया, लेखक परिचय, है ना, परिचय, इसको खत्म किए लोग। अब जो है दूसरा क्लास में कल हम लोग संपूर्ण पाठ पढ़ेंगे लोग, यानी कि लाइन बाय लाइन। और तीसरा में हम लोग सब्जेक्टिव और प्लस ऑब्जेक्टिव, है ना, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो एक चैप्टर हो जाएगा क्या, द इंड, है ना। और द इंड सुनने के बाद मजा कुछ और आता है। और इतना चीज करने के बाद अब देखो, हम लोगों ने लेखक परिचय पढ़ा तो टेस्ट दिया, है ना, और टेस्ट में अच्छा से अच्छा नंबर लाने की हर कोई कोशिश करेगा। फिर अगला लेखक परिचय होगा तो टेस्ट होगा, है ना। अब जब हम लोग पाठ पढ़ेंगे तो पाठ तो पढ़वे करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम लोगों को टेस्ट देते हुए चलना है ना। और जब हम लोग सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव तीसरा का क्लास एक चैप्टर का पढ़ेंगे तो यहाँ पे सब्जेक्टिव हम लोगों को एकदम वो जो किताब में किताबी भाषा लिखा हुआ है, हम लोगों को आंसर ही नहीं देना है जैसे हम लोग पढ़े हैं, है ना, अपने भाषा में आंसर देना है। क्वेश्चन पेपर में भी लिखा हुआ होता है कि अपने शब्दों में उत्तर दे। तो हम लोग जब अपने शब्द में पढ़ेंगे, अपने शब्द में लिखेंगे, उसका मजा ही कुछ और होगा। तो सब्जेक्टिव भी नहीं रटना पड़ेगा और ऑब्जेक्टिव, ये दोनों को करने के बाद हमको नहीं लग रहा है कि ऑब्जेक्टिव रटने की जरूरत पड़ेगी। जब ये दो चीज हम लोग ईमानदारी से करेंगे तो यहाँ आके ऑब्जेक्टिव पूरा फुल एंड फाइनल हो जाएगा और चैप्टर हो जाएगा द एंड, ठीक है। चलिए, तो लेखक परिचय हम लोग देखें, और जब चैप्टर होगा द एंड तो इसके लिए आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा क्या, नोट्स, जिसे आप लोग कभी कभी देखते रहना, है ना। और हम बोले थे कम से कम 1 घंटा एक सब्जेक्ट के लिए, तो हमने जो पढ़ाया है वो पढ़ लिए होंगे और कॉपी कलम पे जो लिखे हैं मेन टॉपिक उसको 1 से 2 बार एक बार और देख ले, और फिर आपका आज के लिए छुट्टी, फिर कल देखा जाएगा, ठीक है। चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, और कल होगा क्या, लेखक परिचय के बाद संपूर्ण पाठ लाइन बाय लाइन। तब तक के लिए जय हिंद।